हाय गाइस। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे प्रायॉन डिजीज़ के बारे में, जो कि एक प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज़ है। हमें पता है कि जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब प्रोटीन फंक्शनल होने के लिए उसको फोल्डिंग पाथवे से गो थ्रू होना पड़ेगा। अब प्रोटीन अगर फोल्ड हो जाता है तो वो फंक्शनल हो जाएगा। अगर वो मिसफोल्डेड कंडीशन में रह गया तो वो हमें डिजीज्ड कंडीशन देगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोटीन हमारा फॉर्म हुआ है लेकिन अभी अनफोल्डेड कंडीशन में है, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है, इंटरमीडिएट स्टेज, जिसमें वो या तो एग्रीगेट्स बना लेगा या फिर वो फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड हो जाता है तो फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, लेकिन एग्रीगेट्स बन जाते हैं तो डिजीज्ड हो जाएगा। अब क्या होता है, ये सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, कुछ क्लास ऑफ प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम शैपरॉन्स बोलते हैं। शैपरॉन्स क्या करते हैं, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं हमारे, उनको या तो वो डिग्रेड कर देगा या फिर जो प्रोटीन्स फोल्ड हो सकते हैं उनको फोल्ड करा देगा। अब हमने बात ये कर ली कि प्रोटीन का फोल्ड होना बहुत ज़रूरी है उसको फंक्शन करने के लिए। अगर वो फंक्शन नहीं कर पाता है तो वो डिजीज कंडीशन दे देगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन डिजीज़ में प्रायॉन डिजीज़ की। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन देखें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो ऑटोप्सी ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रूट्सफेल्ड जेकॉब डिजीज़ का लिया गया है, इसमें क्या हुआ देखो आप, ये येलो येलो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, साइनेप्सिस हो गए हैं। अब साइनेप्सिस हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे ब्रेन में पोर्स हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे तो न्यूरॉन्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जो प्रायॉन डिजीज़ है उसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे काउज में क्या दिया गया है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिजीज से भी जानते हैं। स्क्रैपी डिजीज इन शीप्स, ठीक है, क्रूट्सफेल्ड जेकॉब डिजीज, इसके अलावा जर्समिन स्ट्रॉन्सलर शैंकियर सिंड्रोम, इसके अलावा फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, ये सारे नाम जो हैं वो प्रायॉन डिजीज के ही हैं। अब प्रायॉन डिजीज होता कैसे है, हमारा जो इन्फेक्शियस एजेंट है यहाँ पे वो है प्रायॉन प्रोटीन। मेरे नॉर्मल कंडीशन में प्रायॉन ये वाला बन रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर डिजीज्ड कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, PRP-SC। SC से हम स्क्रैपी से याद रख सकते हैं, SC कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, ये वाली कंडीशन इसमें कैसे ट्रांसफ़र हुई, हमारा जो नॉर्मल प्रोटीन होता है उसमें 3 अल्फा शीट होती है एंड 2 बीटा शीट्स होते हैं, 3 अल्फा हेलिक्स एंड 2 बीटा शीट्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो ये अल्फा हेलिक्स है, जब ये बीटा शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, और वो कंडीशन होती है हमारी PRP-SC, जब हेलिक्स से बीटा शीट्स बन जाए, ठीक है। और क्या होता है कि जब PRP-SC बनने लगता है तो ये नॉर्मल प्रोटीन्स को भी, जो नॉर्मल PRP-C प्रोटीन्स होते हैं, इनको भी कन्वर्ट करके PRP-SC बना लेता है। तो ये कैसे कैसे हमारा प्रायॉन प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी में, जेनेटिकली हो सकता है, स्पोरेडिकली हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। जेनेटिकली की अगर हम बात करें तो जेनेटिक क्रूट्सफेल्ड जेकॉब डिजीज़ हो सकती है, फैमिलियल इंसोम्निया हो सकता है, जर्समिन स्ट्रॉसलर शेंकियर सिंड्रोम हो सकता है। जेनेटिक है तो जीन इन्वॉल्व होगा, तो कौन सा जीन, PRNP जीन, जो कि एनकोड करेगा प्रोटीन, प्रायॉन प्रोटीन। नॉर्मल है तो C और डिजीज्ड है तो PRP-SC। चलिए अब स्पोरेडिक की बात करते हैं। स्पोरेडिक में जो रीज़न है कि वो डिजीज़ हो रही है, तो उसका रीज़न हमें नहीं पता है कि वो जेनेटिकली हुआ है या एक्वायर्ड हुआ है या बॉडी में कुछ म्यूटेशन या स्ट्रेस की वजह से हुआ है, तो उसको हम स्पोरेडिक बोलते हैं। और इसमें फेटल फैमिलियल इंसोम्निया भी हो सकता है, और 85 to 90% केसेस स्पोरेडिक के ही होते हैं। अब हम अगर एक्वायर्ड की बात करते हैं तो एक्वायर्ड में क्या होता है,
वेरिएंट सीजेडी कैसे होता है? बोवाइन प्रायन से। किससे होगा? बोवाइन प्रायन से। और अगर हम iatrogenic सीजेडी की बात करें तो ये मेडिकल प्रोसीजर से होता है, मेडिकल प्रोसीजर से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है नॉर्मल प्रायन प्रोटीन का, जो कि 253 अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? फ्लैक्सिबल टेल एंड ग्लोब्यूलर डोमेन। फ्लैक्सिबल टेल जो होती है उसमें क्या क्या होता है? मेरा एन टर्मिनस है, जुड़ा हुआ है ओक्टापेप्टाइड से। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया मेरा? हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक कोर आ गई। उसके बाद मेरे ग्लोब्यूलर डोमेन में 3 अल्फा हेलिक्स है, 2 बीटा शीट्स हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं। इसके अलावा मेरे पास ग्लाइकोसाइलेटेड साइट्स हैं, जो कि 181 रेसिड्यू पे है एंड 197 रेसिड्यू पे है। इसके अलावा जीपीआई एंकर होता है ताकि ये मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड हो जाए। यहाँ पे हमारे अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस दिखाए गए हैं फॉर GCJD एंड FFI एंड GSS। कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करें कि एग्रीगेट क्या होता है, हमने अभी बात करी थी। एग्रीगेट क्या होता है कि जो हमारे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से, एंड बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। प्रोपेगॉन क्या होगा कि कुछ चीज़ प्रोपेगेट कर रही है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ओके, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अगर एक प्रोटीन प्रोपेगेट कर पा रहा है तो उस यूनिट को मैं प्रोपेगॉन बोलूंगी, और अगर वो प्रोपेगेट कर पा रहा है तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तीसरा, अगर हम बात करें प्रेनॉइड्स का, तो ये क्या होते हैं? ये सिर्फ सेल टू सेल ट्रांसफर होते हैं, ये सिर्फ सेल टू सेल ट्रांसफर होते हैं, या फिर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में चले गए। ठीक है, तीनों हमने प्रायन प्रोटीन के रिलेशन में ही बात करी है, तीनों टर्मिनोलॉजी की, कि एग्रीगेट कैसे हो जाएंगे कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बन गए। प्रोपेगॉन क्या है कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो यूनिट ट्रांसफर हो रही है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है, उसको हमने प्रोपेगॉन बोल दिया। ठीक है, और हम प्राइनॉइड्स क्या कह रहे हैं कि जब एक सेल से या फिर एक टिश्यू से किसी दूसरे टिश्यू के सेल में जाके हमारा वो प्रोटीन ट्रांसफर हो गया और वहां पे जाके इन्फेक्शन फैला दिया। तो ये एक पाथवे है कि नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं सीडिंग न्यूक्लिएशन मॉडल। तो ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कि अगर ये स्टेप क्लियर हो गया तो वो जो एग्रीगेट्स हैं वो बनेंगे एंड देन उनका फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर दूसरी नई साइट पे जाएंगे और फिर वहां पे दोबारा एग्रीगेट्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोमर था हमारा एक यूनिट, हो सकता है वो नॉन टॉक्सिक एग्रीगेट्स बना ले। नॉन टॉक्सिक होगा तो उनको हम एमॉर्फस एग्रीगेट्स बोल देंगे। हो सकता है ये एमॉर्फस एग्रीगेट्स डिग्रेड हो जाएं, लेकिन अगर वो टॉक्सिक बनता है तो क्या होगा? एक न्यूक्लियाई बनेगा कि कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ यूनिट्स चाहिए होंगी उसको एक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियाई फॉर्म होता है वो फर्दर ऐड करेगा अपने और ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स को, एंड देन वो प्रोटोफाइब्रिल्स बनाएगा। देन एक मेच्योर फाइब्रिल जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। उसका फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि कुछ पोर्शंस वो तोड़ देगा। अब जो कुछ पोर्शंस उसने तोड़ दिए वो किसी और टिश्यू में जाएंगे, किसी और सेल में जाएंगे और वहां पे जाके एक नए न्यूक्लियाई की तरह काम करेंगे और दोबारा सीडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये मैच्योर ये फाइब्रिल्स बन पाए, ये कैसे बन पाए? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हुए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर स्टिकी एंड्स छोड़ दिए ताकि और भी ज़्यादा हमारे मोनोमर्स आके जुड़ जाए। अब यहाँ पे जैसे मान लो प्रोटीन ट्रांसलेट होके हमारा प्रोटीन बन गया था
करेक्टली फोल्ड भी हो गया था, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो मिसफोल्ड हो गया। हमने बात करी थी कि हीट शो प्रोटीन्स जो होते हैं वो इन प्रोसेसेस में काम आते हैं। अब जैसे HSP70 होता है, वो प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे में ले जाएगा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को। लेकिन जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स ओलिगोमर्स बना गए, अब उनका क्या होगा, वो प्रोटोफाइब्रल्स बनाएंगे, देन मैच्योर फाइब्रल्स बनाएंगे, देन उनका फ्रेगमेंटाइज होगा, वो फ्रेगमेंट्स और किसी टिश्यूज में जाएंगे, टिश्यू में जाके एक नई साइट बनाएंगे फॉर द न्यूक्लिएशन एंड सीडिंग। और ऐसे ऐसे वो जो एक साइट पे एक प्रोटीन डिसफॉर्म्ड प्रोटीन था वो अब फैल जाएगा दूसरे टिश्यूज में भी। अब जैसे जर्समैन स्ट्रॉसलर में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेरिबेलर हमारे न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं और कंडीशन दे रहे हैं अटैक्सिया। अटैक्सिया कंडीशन में क्या होता है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमारा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, फेटल फैमिलियल इंसोम्निया की बात करें तो थैलेमिक न्यूरॉन्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं और इंसोम्निया कंडीशन आ रही है कि स्लीप साइकिल हमारी अफेक्ट हो रही है एंड डिप्रेशन वाली कंडीशन आ रही है, ये सब। क्रूट्सफेल्ड की बात करें हम, यहाँ पे हमारे कॉर्टिकल न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं एंड डिमेंशिया कंडीशन आ रही है। डिमेंशिया कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे हमारी थिंकिंग एबिलिटी अफेक्ट होगी, लर्निंग पावर कम हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के लिए जो भी रेफरेंसेस लिए गए हैं वो इन कुछ रिव्यू पेपर्स एंड बुक्स से लिए गए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।